हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी की डेथ हो जाए और उसके बाद सॉर्ट ऑफ श्रद्धांजलि देने वाली उसकी मूवीज भी निकलें, क्लिप्स विप्स कुछ निकलें, एंड इट मे बी एक्सेप्टेबल टू से कि भाई ये आदमी मर गया, अच्छा हुआ मर गया। एक आदमी तो ऐसा है ही है, ठीक है, धरती का बोझ नेतन्याहू। दूसरा है हमारे ये जो सेनेटर लिंडजी ग्रैम, जिसने पूरे अपने पॉलिटिकल करियर में इसराइल को सपोर्ट किया, जेनोसाइड को सपोर्ट किया, उसने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट किया। मतलब इसने बेसिकली, अगर बहुत शॉर्ट ब्रूटल फॉर्म में बताया जाए, तो अपने पॉलिटिक्स को अमेरिका के अंदर इसी वॉर्स को एक्सपैंड करने के लिए ही प्रो वॉर सेनेटर ही था ये इंसान। मतलब लाखों, हो सकता है अप टू करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार हो, अगर आप उसको जिम्मेदार मानते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो था ही था। तो भाई कुछ लिंडजी ग्रैम की कुछ श्रद्धांजलि टाइप की मूवीज हैं, कोई थोड़ी क्लिप्स हैं, उसको देखते हैं। To be honest with you, I think about 3 to 4 weeks we should have them in a spot where they start losing control of some cities. And what we're trying to do is just get a few cities to fall in the next month. Get the Arabs more openly involved tomorrow or by the end of the week and just have almost irreversible momentum. तो भाई देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि ईरान के अगेंस्ट वॉर चालू करवाएंगे। वॉर चालू करवा कर जो उनका इंटेंशन ये रेजीम चेंज का ही था, तो जो वो बोल रहे थे वही सेम चीज इसमें सामने आई है। बट आप देखो, इनकी जो प्लानिंग ऐसी थी कि भाई कुछ कुछ शहर में लोग ही बाहर आ जाएंगे। तो कैसे बाहर आएंगे, इन्होंने जो मोसाड यूज करके बहुत सारे अपने प्रोटेस्टर्स वहां पे इन्वॉल्व करा दिए थे। बहुत सारे जो वहां पे बाहर की पॉपुलेशन होगी उनको यूज करके, कर्ड्स को यूज करके, ठीक है, इस तरीके से जितना मतलब केओस फैला सकते हैं ईरान में, वो हमको करना है। एंड ये पॉलिटिशियंस जो है, यूएस के पॉलिटिशियंस, तो देखो आइडियल सेंस में तो ये होगा कि भाई देश के जो मुद्दे हैं आप उसको सॉल्व करो, पर ये लोग दिमाग इसी चीज में लगा रहे हैं कि ईरान में सत्ता पलट कैसे करनी है। और ये आदमी ऐसा है कि इसके खुद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में, आई गेस साउथ कैरोलिना का है ये बंदा, अ, तो वहां पे बाढ़ वाड़ आ गई थी, उससे उसके बाढ़ के बारे में पूछ रहे हैं, वो कह रहा है वो देखो अक्टूबर 7 में क्या हो गया। तो भाई ऐसे घटिया तरीके से चलती है भाई अमेरिकन पॉलिटिक्स। एंड इन सब चीजों से आपको क्लियर होता है कि इनका कोई रीजन, इनकी कोई, मतलब ये जो बताते हैं ना कि वी आर डूइंग एनीथिंग फॉर द पीपल, ऐसा कुछ तो बिल्कुल नहीं है। एक इजराइल रीजन होता है कि उसको वहां पे हेजेमोन बनाना है, इससे लिंक्ड है मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कि उनके हथियार बिकते रहें, वॉर चलता रहे। एंड ये लोग इनको फंड करते होंगे, इनके इलेक्शन फंड करते होंगे, इनको अदरवाइज पैसे देते होंगे। लॉबिंग तो वहां पे लीगली है ना, मतलब आप लीगली पैसा दे सकते हो, लीगली घूस दे सकते हो। Do you have it on speaker, Ryan? Yep, we're good. Okay. All right. Connecting you now. Yeah. Hello. Hey, baby Lindsay. Hey, Lindsay. How are you? I'm just so impressed. Glad to be your friend. I'm glad you are my friend. I'm going to meet with the president this weekend. I'm going down to Doral. I'm going to try to get him to join with y'all in Lebanon, to maybe fly some with you. Would you like that? Yeah, I get that. I think you have a point, but I've been thinking about the other side of it for a second. We're concentrating right now on Iran. If we tell Hezbollah that we're going all the way, we threaten them, but if we actually do it, Okay. then they have no reason not to go all the way against us. And right Okay. now, that's not our interest. Okay. We can do it later. Well, I'll. Now. Okay. Well, that's actually good counsel. सुना, तो यहाँ पे नेतन्याहू की बात चल रही है इससे डायरेक्टली, एंड ये कह रहे हैं कि भाई हाँ भाई मैं जा रहा हूँ प्रेसिडेंट से मिलने। तो काम क्या है प्रेसिडेंट से मिलने का, कि लेबनान पे और बम बरसाते हैं, लेबनान को और खत्म करते हैं। एंड सरप्राइजिंग बात तो ये है, इनफैक्ट किसी ने रील डाल के एक कमेंट सा डाला हुआ था, तो देयर ओरिजिनल थॉट एंड आई एग्री विद इट, इसलिए आप बता रहा हूँ कि भाई ये आदमी ऐसा था कि नेतन्याहू जैसा इंसान, हैवान जो भी कहना चाहते हो आप, मतलब उस दूसरे पर्सपेक्टिव का सोच रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा मत करो क्योंकि हमारे ऊपर भी बात आ जाएगी। तो भाई थोड़ा जो वाइजर पर्सपेक्टिव है कि हमको इतना ज्यादा अटैक नहीं करना चाहिए, इतना ज्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहिए, नेतन्याहू दे रहा है। एंड यही तो दुख भरी कहानी है पूरे दुनिया भर की,
कि कुछ लोग अमेरिका में बैठे हुए, ठीक है, जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, कितने गंदे सड़े से होंगे, डिसाइड कर रहे हैं कहाँ पे बम गिरने चाहिए, नहीं गिरने चाहिए। एंड यही विडंबना अमेरिका की है कि अमेरिका जो देश है वो बना कैसे, कॉलोनाइजर्स आए, लोगों ने कॉलोनाइज कर लिया, उसी मानसिकता के गोरे लोग थे वो, गंदे मानसिकता के, एंड उसी मानसिकता से ये मतलब जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं इसी उसके हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे डिसाइड कर सकते हैं कि दूसरी जगह क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो कभी बम गिरेगा ही नहीं। हमारे जो पड़ोसी हैं उनसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा है एंड इतने ओशंस हैं, तो भाई किसी को मतलब अब ये बात भी आज के डेट में हाईटेक ज़माने में जहाँ इतने सारे आप मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, फुल फ्लेजेड ट्रू नहीं है, बट भाई अमेरिका से पंगा लेना, अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ना कितना महंगा है, कितना ज़्यादा महंगा। एंड इन्होंने तो अपने आप को ऐसे ही बना लिया है। ये देश जो है ना, इनकी अगर आप हिस्ट्री देख लोगे तो ये परपेचुअली एट वॉर रहते हैं। कुछ ही शायद आपको ऐसे दशक मिल जाएंगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऑफ टोटल ऑफ अमेरिकाज हिस्ट्री जब ये जंग में नहीं थे। एंड ये बहुत कुछ, एंड ये जैसे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का है वहाँ पे वेपन मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनको नौकरियां मिलती हैं, पर अब तो डिफेंस में इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी ज़्यादा कुछ बची नहीं है अमेरिका में। ये हाल है, नेतन्याहू से ऐसे बात हो रही है। एंड जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो लोग सॉर्ट ऑफ सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं इन सब चीज़ों में कि हम कहीं भी बम गिरा सकते हैं, आगे जाके आपको अभी जो नेक्स्ट देखने वाले हैं उसमें साबित हो जाएगी ये बात। I'll put it out there as an idea. We can always go back to it. Look what we've done here. I know. I almost cried. Yeah. I mean, like, how long have we been pushing this? Well, I mean, you've been pushing this for years, right? Right, it's here. I talked to Trump this morning. It's literally. Oh, he's Jack. Yeah. It's the best thing I've ever done. He loves blowing stuff up. So, you know, there are a lot of people inside didn't want to do it. So I've had my challenges. But President Trump, when he gets into the zone, he listens, he asks good questions, you know, no tweeting. He hadn't tweeted much at all, no drama. He's been a great wartime president. I said last night that Trump and Bibi are like Roosevelt and Churchill. I mean, they're the right two guys to confront this evil. तो ऑफ कोर्स बात हो रही थी कि भाई हम इतने टाइम से परस्यू कर रहे थे वॉर अगेंस्ट ईरान, तो आपने देखा हो कैसे, हाँ, ही लव्स टू ब्लो स्टफ अप, भाई फोड़ने फाड़ने में मजा आता है उनको। तो ये जो बुड्ढे एक कोने, मतलब एक वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड बैठे हैं, कितना सैडिस्टिक प्लेजर लेते हैं इस बात में, ये चीज साबित हो रही है। एंड भाई ऐसा नहीं है कि खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब सामने है। जिसने ये पूरी मूवी बनाई है, सीबीएस में उसका एक इंटरव्यू भी था, तो वो कह रहा है भाई हम तो बहुत सरप्राइज थे कि कितना इनसाइडर स्कूप का हमको एक्सेस मिल गया। उसको पता है यहाँ पे कैमरा चल रहा है, पर जब पावर का नशा यहाँ तक पहुंच जाता है ना, एंड खास तौर तक बुड्ढों में तो ये प्रॉब्लम है ही है। तुम तो देखो तुम्हारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है नहीं, ठीक है, जो जवान लोग दुनिया में रहने वाले हैं उनको इस धरती पे रहना है, उनको ज्यादा चीजें संभालनी है, ज्यादा चीजें देखनी है। तुमको तो फर्क पड़ता नहीं, तुम तो अरबों खरबों बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तुम नुकसान करा दोगे अपने देश का, सामने वाले का कितनी थाउजेंड्स, लैक्स, करोड़ ऑफ लाइव्स का आप नुकसान करा दोगे, ठीक है, पर तुम्हें लगता है मुझे अपने वो मिल जाएंगे ना थोड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इस टाइप की सोच रखने वाले, मतलब अगर पावर मिल जाए घटिया लोगों को तो क्या क्या हो सकता है, वो अमेरिका से बेहतर एग्जाम्पल शायद ही कोई ना हो। एंड बहुत फर्क है इजराइल और अमेरिका में, ऐसे में बहुत ज्यादा फर्क है। अमेरिकन लोग तो खिलाफ हैं इसके, वो बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। वो तो कहते हैं मैं एक दो लोगों से बात करी, वो तो हम क्या सोचते होंगे अमेरिका के बारे में, वो तो और भी ज्यादा सोचते हैं, वो तो ट्रम्प को और भी ज्यादा सन की सोचते हैं। वो तो ये कहते हैं कि भाई हमें तो लगता है कि ट्रम्प का सपना ही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना। इतना तक, मतलब मेरी एक अमेरिकन से कॉन्वर्सेशन हुई है, वो तो यहाँ तक सोच लिए। मैंने कहा यार मैं तो सोच रहा था कॉन्वर्सेशन में तुम्हें थोड़ा दिखाना पड़ेगा अमेरिका की सच्चाई, तुम तो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे ही पहुंचे हुए हो। ये स्थिति है। About this entire process, I suggest that you
send a letter maybe with some other senators. I don't know if you can get any Democrats. I tell you, the perfect person would be the Speaker, Speaker Johnson. Would be what? Speaker Johnson. What he would get the other people to. No, to have him on the letter. Yeah, sure. I'm sure you would. If you get any Democrats. I don't know. I won't know that I'll try. But I will try, I promise you that. तो भाई यहाँ पे देखो फिर से नेतन्याहू से बातचीत हो रही है एंड इन लोग की हालत इसलिए खराब है क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए नेतन्याहू के खिलाफ एंड जो उनका डिफेंस मिनिस्टर होता था यूएफ गलांत उसके खिलाफ। तो ये उस चीज को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कौन किसको चला रहा है या इकट्ठे मिलके चलाया जा रहा है या ये सारे ही ईवल लोग हैं जो ये सब टाइप की हरकतें पटक रहे हैं एंड इन्होंने क्या क्या नहीं किया। उस बेचारे को जो करीम खान है फंसवा दिया, एक सेक्सुअल हरासमेंट या सेक्सुअल अब्यूज के केस में फंसवा दिया एंड इनफैक्ट ये तो रिपोर्टेड भी है बाय मिडिल ईस्ट आई के कॉफमैन करके एक वकील है जो ब्रिटिश इजरायली लॉयर है, उसने जाके धमकी भी दी थी करीम खान को कि तुम ये सब वापस ले लो नहीं तो तुम्हें तबाह कर देंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को तबाह कर देंगे। दिस इज ऑन रिकॉर्ड। तो भाई यही हुआ। ये जो खास तौर पे सेक्सुअल अब्यूज वाले जो केसेस है कहां कहां किस किस को आप फंसा सकते हो इन सब मामलों में। तो भाई ये थी कहानी कि भाई एग्जैक्टली थोड़ा बिहाइंड द सीन्स हमें पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल इकट्ठे कैसे काम करते हैं। कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा हो और ये भी कमेंट में बताना जो मैंने शुरू में बताया था, हो सकता है बहुत लोगों को कंट्रोवर्शियल लगी हो कि भाई किसी के डेथ के बारे में आप ऐसे नहीं बोल सकते, बट मुझे जो कहना था मैंने कहा, उसके बारे में बताना क्या सोचते हो। चलो अंटिल नेक्स्ट टाइम।